प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमने कल रेफरेंस फ्रेम खत्म किया था। कल का मतलब होता है नेक्स्ट लास्ट क्लास में। रेफरेंस फ्रेम मैंने आपको बताया था कि जब किसी के भी बारे में आप बताते हो, किसी के भी बारे में कैसे, किसी की भी पोजीशन के बारे में जिसके रेस्पेक्ट में बताते हो वो आपका रेफरेंस फ्रेम होता है। तो हमने रेफरेंस फ्रेम का डिस्कशन किया था। फिर हमने आपसे बताया था कि हम स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। ये स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम क्या है बच्चा? ये यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पेस का मतलब तो आप जानते हो, जगह, स्थान, पोजीशन। टाइम का मतलब भी आप जानते हो, समय। तो यहाँ पर देखो स्पेस टाइम रेफरेंस क्या है? द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। लास्ट क्लास जिसने देखी थी उसे भली बातें समझ में आएगा। क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस का एक सेट होता है फिजिक्स में, ठीक। अटैच्ड टू अ स्पेसिफाइड बॉडी, किसी भी एक स्पेसिफाइड बॉडी से रिलेटेड, रिलेटिव टू विच, जिसके सापेक्ष किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या किसी भी घटना के होने का समय स्पेस में कैन बी डिस्क्राइब्ड इज नोन एज स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बताई थी, ये एक्स वाई जेड इनर के रेस्पेक्ट में फिजिक्स में पोजीशन बताई जाती है। तो अगर इसमें आप टाइम भी ले लोगे साथ में एक्स वाई जेड टी, अगर आप टाइम भी ले लोगे तो वो क्या बन जाएगा? स्पेस टाइम। यानी कि आप अगर टाइम भी बताओ किसी इवेंट के अकर होने का तो वो आपका क्या होता है? स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट इसे बस घोट के पी जाओ पॉइंट को। कैसे सर? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर इन डिफरेंस फ्रेम। मतलब किसी की बॉडी की डिफरेंट फ्रेम से अगर वैल्यू मेजर करते हैं तो डिफरेंट ही आती है। सर खोपड़ी में नहीं घुसा। जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, मुझे इसकी रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन या लोकेशन बतानी है। मेरे रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है? पीछे। लेकिन आपके रेस्पेक्ट में क्या होगी? सामने। मेरी आंखों के सामने पीछे पीछे, लेकिन आपके लिए क्या है? सामने। जो इधर खड़ा होगा उसके लिए साइड में। तो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम। मैंने रेफरेंस फ्रेम क्या बताया था? जिसके रेस्पेक्ट में आप बताते हो। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए पोजीशन भी अलग अलग होती है हर बॉडी की। जैसे जो मेरे सामने खड़ा है उसके लिए मैं सामने हूं, जो मेरे साइड में खड़ा है उसके लिए लेफ्ट में हूं, जो इधर खड़ा है उसके लिए मैं राइट में हूं। तो हर एक रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन भी अलग अलग बताई जाती है। यहां पर ये बात आप याद रख लो। अब ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। ध्यान से सुनना। रेफरेंस फ्रेम आर ऑफ टू टाइप्स। ये रहा यहाँ पर टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला 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 आपका क्या है? इनर्शियल। क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस बोल लो। दूसरा क्या था आपका? दूसरा है नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला आप इस ऊपर वाले हिस्से का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा ऊपर का स्क्रीनशॉट। क्यों? क्योंकि अब हिस्से को रफ करूंगा मैं, तब समझाऊंगा। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप जानते हो? क्या जानते हैं सर? हम तो कुछ नहीं जानते। अरे यार, जानने की जरूरत नहीं है, अब इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूं। क्या जानते हो आप? आप जानते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे न्यूटन के नियम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। कुछ बच्चों ने तो मेरे पास ही पढ़े हैं। न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे आपने। क्या पढ़े होंगे? न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ जानते हो? न्यूटन के नियम। अरे पहला नियम था जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया।
आया कुछ याद थोड़ा बहुत? जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में रहेगी, गति की अवस्था में है तो गति में रहेगी, एक दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में जाती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हुआ। बाह्य बल ना लगा हुआ तब तक। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बड़े अच्छे से दे रखी है, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप डाल सकते हो यूट्यूब पर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स गुरु। फिजिक्स गुरु जरूर लिखें अगर हमारा टॉपिक समझना है। तो यहाँ पर एक वर्ड है इनर्शिया, और यहाँ पर भी ये रहा इनर्शिया, ये भी क्या है? इनर्शिया दिख रहा है। तो ये है इनर्शिया, ये है इनर्शिया नहीं। नॉन का मतलब क्या होता है? उसका उल्टा एक तरीके से। यानी कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ होल्ड्स गुड, मतलब अच्छी तरह लागू होते हैं। नॉन इनर्शियल इसमें होल्ड्स गुड नहीं करते, यानी कि अच्छी तरह लागू नहीं होते। डज नॉट होल्ड्स गुड। तो कितने टाइप के रेफरेंस फ्रेम हो गए? दो। कौन कौन से? एक वो जिसमें न्यूटन के लॉ फॉलो होते हैं, दूसरा वो जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं होते। बेसिक सी चीज, जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो करेंगे वो है इनर्शियल, और जिसमें न्यूटन्स के लॉ फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो गया? नॉन इनर्शियल। रफ कर दूं? लो, ये हिस्सा मैंने क्या किया बच्चा? रफ किया। अब आप अच्छे से समझ गई। दो टाइप होते हैं, एक तो इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। ये टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम यहाँ गलती से लिखा गया, इसे थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। कैसे? अभी आप ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। क्या लिखोगे इसके अंदर? क्या लिखोगे बच्चा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, REFERENCE, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड क्या है? नॉन इनर्शियल। पीछे आप लिख देना क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो लिख दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो गया? अब यहां पर हमने पहला पढ़ेंगे हम। पहला कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वाला पढ़ेंगे। अब इस हिस्से का स्क्रीनशॉट लो। पहले गलती से एक लाइन यो वाला टॉपिक मिस करके सीधा यहां लिख दिया था। अब इसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्या सर, जो इनर्शिया होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यानी उसका मोशन जीरो होगा। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा है? यो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही क्लियर करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वीडियो थोड़ी लेंथी करो, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। बेटा ये वीडियो लेंथी ही है, 20-25 मिनट की। सर लेंथी क्यों है? पहले हम 35-40 मिनट की क्लास लेते थे, लेकिन उसमें हम लिखते भी साथों साथ थे। अब टाइम बचाने के लिए हमने लिख पहले ही दिया। टाइम बचाने के लिए हम लिख पहले ही रहे हैं। क्यों? ताकि टाइम बचे। अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो लेंथी बैठेंगे, आप चिंता मत मानो। देखो क्या है, हमने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? वेलोसिटी जीरो होती है। अरे यार नहीं समझ में आया, देखो चमकाने की कोशिश करो। जड़त्व का नियम क्या कहता है? कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी। यानी कि उसकी वेलोसिटी या तो विराम में रहेगी, या जिस गति में है एक समान वेग से गतिमान रहेगी, या तो उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यही तो कहता है। अब यहाँ थोड़ी सी खोपड़ी और चलाओ। ऑब्जेक्टिव वाले जरा इस बात को ध्यान से सुनना, जिनके में रिटर्न है वे तो डेस्क्रिप्टिव है, वे तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जिनका MCQ है वे थोड़ा खोपड़ी चलाओ। देखो
अब वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट होगी तो त्वरण कितना होगा, एक्सीलरेशन। अरे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे v जीरो तो एक्सीलरेशन जीरो, कांस्टेंट का मतलब है वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर नीचे वाला केस लेते हैं, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो अपॉन टाइम तो जीरो। यानी कि पहले भी मेरी 50 किलोमीटर पर सेकंड थी, बाद में भी 50 किलोमीटर पर सेकंड कह लूं, मीटर पर सेकंड कह लूं, आवर कह लूं, उसे आपसे कोई लेना देना नहीं, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, जीरो, तो जीरो हो गया। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी एक्सिलरेट नहीं होती, अनएक्सिलरेटेड रहती है। अरे एक्सिलरेट का मतलब क्या है, एक्सिलरेशन का आ जाना, अनएक्सिलरेट का मतलब कोई भी एक्सिलरेशन नहीं होता। एक्सिलरेशन कितना है, जीरो, त्वरण कितना है, जीरो। चीजों को समझो, एक तो देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ना तो वीडियो फास्ट करके देखा करो, ना ही वीडियो काट काट के स्किप कर करके 10-10 सेकंड का, क्योंकि उससे चीजें कम समझ में आती है। मेरे माइंड की एक रीडिंग होती है समझने की, तो उसी हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो की नॉर्मल स्पीड दी गई है, नॉर्मल से देखने की कोशिश क्या करो। देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लिखा हुआ है, द फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू विच, यानी कि ऐसा फ्रेम जिसके सापेक्ष एन अनएक्सिलरेटेड बॉडी, कोई अत्वरित पिंड, इज अनएक्सिलरेटेड, अत्वरित ही रहता है। यानी कि अनएक्सिलरेट था तो अनएक्सिलरेट ही रहेगा, एक्सिलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों, अगर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रही, और वेलोसिटी कांस्टेंट ही रही तो न्यूटन का लॉ ही फॉलो नहीं होने का। बेसिक सी चीज है, अनएक्सिलरेटेड बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, दैट इज एट रेस्ट, या तो रुकी हुई रहेगी, अरे क्या बताया, वेलोसिटी जीरो रहेगी, और मूविंग विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। यही तो दो केस बताए, ठीक। इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम, क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। सो अनएक्सिलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग, अनएक्सिलरेटिंग और नॉन रोटेटिंग फ्रेम्स आर इनर्शियल फ्रेम्स, यानी कि वे फ्रेम्स जो अनएक्सिलरेट हैं और नॉन रोटेटिंग है, क्या कहलाते हैं, हमारे इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। याद रखना ऑब्जेक्टिव वालों इस चीज को भी कि अनएक्सिलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम कौन से हैं, इनर्शियल फ्रेम हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इस हिस्से का, ये अभी कंप्लीट ले करेंगे साथ साथ। चलिए आगे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं, ठीक। अब उस हिस्से का आते हैं, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर any coordinate system relative to which a body in motion has coordinates x, y, z if the body is not acted upon by any external force। सर यो क्यों लिखा है आपने, इज नॉट एक्टेड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, नॉट ही क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा। अरे यार न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है, ए बॉडी इज इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन, ए बॉडी इन रेस्ट कंटिन्यूज इन रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यानी कि बाह्य बल आपको कितना लेना है, शून्य लेना है मेरे चांद। तो यहाँ पर बाह्य बल हमने क्या ले लिया, शून्य ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई के, जेड के भी। तो यहाँ पर मेरा एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस का 2 बार डिफरेंशियल। ये तो आपको पता है, मेरे पास कोई डिस्टेंस दे दी एक्स, इसका 1 बार डिफरेंशियल कर दूंगा तो वेलोसिटी नहीं बन जाती क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 बार कर दूंगा तो क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या एक्सीलरेशन ना बन गया। तो डिस्टेंस का 1 बार डिफरेंशियल करने पे वेलोसिटी और 2 बार करने पे एक्सीलरेशन, तो इज इक्वल टू 0। y के अलोंग देखूंगा तो m d2y बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। z के अलोंग देखूंगा m d2z बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब किसी बॉडी का मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्या होगा जीरो, ये एक्सीलरेशन, यानी कि d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज d2y, दैट इज कह रहा एंड फिर d2z बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने एक्सीलरेशन निकालना है, अगर मैं एक्सीलरेशन आगे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं इसका इंटीग्रल कर दूं ऑन इंटीग्रेट, मैंने क्या किया, इसका इंटीग्रल कर दिया, क्या कर दिया मेरे बच्चों, इंटीग्रल कर दिया। अब इंटीग्रल करूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही तो होगा। अरे यार इंटीग्रल में अपने पास से प्लस सी नहीं करते, यहाँ पर dy बाई डी टी इज इक्वल टू सी, यहाँ पर dz बाई डी टी इज इक्वल टू सी, सब में कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या हो गया बच्चा मेरे, अरे यार ये वेलोसिटी ना हो गया, तो ये क्या बन गया, vx इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर ये क्या बन गया, vy इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या बन गया, vz इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो बॉडी कंटिन्यूअस मोशन में चलती है। देखो हमने फोर्स जीरो लिया और मोशन क्या आ गया, कांस्टेंट मोशन में चलती है। यहाँ पर देखो अब हम लिखते हैं we see that all components of velocity are constant, so we can say that, अतः हम कह सकते हैं कि if there is no external force applied on the body, then body will move, लिख लो, body will show constant motion। अगर कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी का मोशन कैसा हो गया, कांस्टेंट, हेंस इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लिखो इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी लिखो, इट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हेंस न्यूटन्स लॉ holds good in inertial, अरे इनर्शियल ही तो लिया था, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉजी। ठीक, अब आप नॉन इनर्शियल खुद लिख सकते हो, जिसमें न्यूटन्स के लॉ अच्छी तरह होल्ड ना करते हो, उसमें ये सब दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। नॉन इनर्शियल खुद लिखने की कोशिश करना, कल की क्लास में मैं नॉन इनर्शियल एक बार बोलूंगा, मैच कराऊंगा, ठीक, और फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए गुड लक, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।